जैसे ये बच्चों, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बच्चों के साथ बड़ा सेम है। ईदी मिलती है ना बच्चों को, ईद पे फ़र्ज़ कर लो बच्चों को मिले हैं ईद पे पैसे, तो आप देखें 3-3 फुट जंपे मार रहे होते हैं बच्चे। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमन नबीयीन। यू आर विद मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल है क्या, 1913 में 1913 में ये मॉडल दिया गया आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के रिजेक्शन के बाद ये मॉडल दिया गया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी हमारी इससे लास्ट वाली, तो वो देख लीजिएगा। उसकी रिजेक्शन में ही असल में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो शामिल है। देखें, उसका एक पॉइंट था कि ये एक एटम है और एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है वो मुसलसल एनर्जी खारिज करता है और अल्टीमेटली एक दिन न्यूक्लियस से टकराता है और टकराने के बाद एटम कोलैप्स हो जाता है। ये उस पर ऑब्जेक्शन लगाई गई थी क्योंकि वो क्लासिकल थ्योरी को फॉलो करता है और क्लासिकल थ्योरी ये कहती है एटम कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ओके, ये एक डिफेक्ट था। लेकिन बोहर ने क्या कहा, बोहर ने एक थ्योरी है मैक्स प्लांक्स की। ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि जो एनर्जी है, एनर्जी ये रिलीज प्लस ऑब्जॉर्ब कैसे होती है, डिसकंटिन्यूसली होती है। कैसे होती है, डिसकंटिन्यूसली। ये थ्योरी बुनियाद बनी बोहर के एटॉमिक मॉडल की। रदरफोर्ड के बाद ये मॉडल दिया गया 1913 में और 1922 में इसकी वजह से बोहर को नोबेल प्राइज भी मिला। डियर स्टूडेंट, ये प्लांक्स की थ्योरी को यूज करते हुए बताया गया कि आखिर एटम का मॉडल कैसा होगा। तो प्लांक्स थ्योरी क्या कहती है, प्लांक्स थ्योरी कहती है एनर्जी ना तो रिलीज होती है ना एब्जॉर्ब होती है कॉन्टीन्यूसली, बल्कि ये रिलीज या एब्जॉर्ब कैसे होती है, डिसकंटिन्यूसली। और किस शक्ल में, इन फॉर्म ऑफ क्वांटम। क्वांटम कहते हैं एनर्जी पैकेट को, क्वांटम पैकेट को कहते हैं, पैकेट। और क्वांटा भी आपने देखा होगा, सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क है यहाँ पे। अच्छा, ये बोहर के मॉडल को अब थोड़ी सी हमने इसके पीछे देख लिया, बैकग्राउंड क्या था। अब इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। पोस्टुलेट्स में पहला पोस्टुलेट क्या आता है, वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट। सबसे पहले ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो दिया किसने, दिस वाज गिवन बाय द बोहर। क्या कहा उसने, उसने कहा जो एटम होता है ना, एटम, ये न्यूक्लियस एटम का, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये तो रदरफोर्ड ने भी कहा था, लेकिन बोहर ने एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा जी घूमते हैं लेकिन शेल्स के अंदर। ये क्या है शाबाश, शेल्स। और शेल का रेडियस क्या होता है, आर। रेडियस होता है सेंटर से, कोई सर्कल है ना, सर्कल, उसके सेंटर से बाहर वाली बाउंड्री तक का फासला। जैसे ये एक बाउंड्री है, ये दूसरी बाउंड्री है, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है। तो इसने हाइड्रोजन के बारे में ये बात की कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन शेल। क्या कहा इसने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, घूमते हैं कहां पर, इन शेल्स। ये बात। और शेल्स का क्या था, रेडियस था आर, सॉरी स्मॉल आर। ये पहला पॉइंट था। डियर स्टूडेंट, शेल क्या है, आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आए होंगे, यूं लाइनें लगा के हम कहते हैं शेल। शेल क्या कोई एटम के गिर्द मोटरवे है, कोई पक्की सड़कें हैं? नहीं 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 नहीं, ये इमेजिनरी पाथ, इमेजिनरी पाथ, ख्याली रास्ते कि जी इलेक्ट्रॉन यूं घूमता होगा एटम के गिर्द, तो ये इलेक्ट्रॉन किस पाथ में घूमता है हम उसको यूं ड्रा कर देते हैं। और असल में ये क्या है, दीज आर एनर्जी लेवल्स। ये क्या है, एनर्जी के लेवल्स हैं। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है तो इसकी एनर्जी
और है, इधर घूम रहा है तो उसकी एनर्जी और है, जैसे ऊपर जाता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो ये एनर्जी लेवल्स है। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग टू नो, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है। जो ईच ऑर्बिट है, हर ऑर्बिट है, ठीक है, इसकी एनर्जी क्या है? क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड पैकेट, ठीक है जी, फिक्स्ड। यहां पर क्वांटाइज की जगह वर्ड फिक्स्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे पहिया के शॉपर में पहिया चीज़ आती है, किलो के शॉपर में किलो चीज़ आती है, इस तरह एनर्जी के ख़ास पैकेट में ख़ास एनर्जी, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और ये असल में कॉन्सेप्ट किसका है? प्लैंक्स का है। अब ये बताना था कि एटम कब एनर्जी रिलीज करेगा, कब एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि पुराना मॉडल तो फेल, सिरे से ही फेल। कैसे? मुसलसल एनर्जी रिलीज हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, एक दिन आएगा न्यूक्लियस में लगेगा और धड़ाम फारक, मृत्यु, डेथ, इलेक्ट्रॉन की और एटम की भी। लेकिन बोहर ने कहा नहीं नहीं नहीं, बोहर ने कहा जरूरी नहीं है एटम एनर्जी रिलीज करे या रिलीज करे। इसने कहा क्या कह रहे हैं आप? देखें, थर्ड पॉइंट ये कहता है, ये एटम देख लें प्लीज, ये एटम है, ये एटम का पहला शेल, ये दूसरा और ये तीसरा। और फर्ज कर लें इस वक्त जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, दिस इज प्रेजेंट इन द शेल नंबर 2। ये किस शेल में मौजूद है? इस दूसरे शेल के अंदर, ठीक है जी। और ये फर्ज कर लो मरते दम तक इधर ही रहा, फर्ज कर लो ना, फर्ज कर लो अगर ये इधर ही रहा, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में रहे, एक इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में रहे, तो क्या होता है? जो एनर्जी है, एनर्जी का नो लॉस नो गेन। As long as electron remain in the same orbit, neither loses energy nor gain energy. As long as electron remain in the same orbit, same orbit में दूसरे में रहेगा, ना रिलीज करेगा ना गेन करेगा। तो भाई रिलीज कब करेगा, कब गेन करेगा? जब जंप करेगा। कैसा? जब जंप करेगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, ये नीचे से ऊपर भी जंप कर सकता है और ऊपर से नीचे भी जंप कर सकता है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी हासिल करेगा, गेन करेगा, गेन, ये नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर चला जाएगा, लोअर ऑर्बिट से हाई चला जाएगा। जैसे ये बच्चों, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बच्चों के साथ बड़ा सेम है। ईदी मिलती है ना बच्चों को, ईद पे फर्ज कर लो बच्चों को मिले हैं ईद पे पैसे, तो आप देखें 3-3 फुट जंपे मार रहे होते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी मिलती है एक्साइटमेंट में, एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट का मतलब ये होता है ऊपर हाई एनर्जी लेवल में चला जाना। अच्छा, और फर्ज करो वो पैसे घूम गए हैं, किसी ने छीन लिया ना, वही बच्चा आपको नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ मिलेगा या बेड के नीचे मिलेगा, लो एनर्जी लेवल पर आ जाएगा, ठीक है जी। बिल्कुल उसी तरह याद रखें, जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो नीचे वाले शेल से ऊपर वाले में चला जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करता है तो ऊपर वाले शेल से कहाँ आ जाता है? नीचे। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कब क्या बताता हमें कि एब्जॉर्ब कब करेगा और एब्जॉर्ब के साथ साथ रिलीज या लॉस कब करेगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एब्जॉर्ब तब करेगा जब लोअर ऑर्बिट से कहाँ चले जाएगा? हायर के अंदर। और लूज कब करेगा? जब हायर ऑर्बिट से कहाँ आ जाएगा? कौन? इलेक्ट्रॉन लोअर में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन एनर्जी भी आप दे सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए तो वहाँ एक फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और ये बराबर होता है H म्यू के, ठीक है। एनर्जी का डिफरेंस बताना हो ना आपने, तो E2 पहले सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी फर्ज करो और ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, इनको माइनस कर दो। अच्छा, यहाँ पर ये बराबर होता है H म्यू के, यहाँ पर H है प्लांक्स कांस्टेंट।
एच क्या है, एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है जी, ये इसकी वैल्यू, और यहाँ पर ये म्यू आपको नजर आ रही है, फ्रीक्वेंसी है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू डेल्टा ई, चेंज, ये निशान जहाँ भी आ जाए इसका मतलब है चेंज, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1 या H म्यू के बराबर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन किस किस ऑर्बिट में घूमेगा, किस ऑर्बिट में घूमेगा। तो ये ऑर्बिट, ये भी ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है। तो बोहर ने, अब देखें ना, इसके दरमियान में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, इधर क्यों नहीं है। तो बोहर ने बहुत ही आला बात कही, उसने कहा इलेक्ट्रॉन सिर्फ उधर ही घूम सकता है, उस सर्कल में, उस दायरे में घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम यानी mvr बराबर होगा किसके, NH/2π। एंगुलर मोमेंटम तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। देखो मैं हूं, मेरा मास m है और मैं किसी वेलोसिटी v से चल रहा हूं, मेरे मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंटम है। आपने 9th क्लास की फिजिक्स में इसको पढ़ा हुआ है, और इंटर पार्ट 1 की फिजिक्स में भी आप इसको पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर गालिबन 3 के अंदर। तो ये मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम, बाद की चीज़ सर जा रही है ऐसे सीधा, उसके मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो गोल गोल घूम रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ गोल गोल घूम रही हो, ठीक है, फर्ज करो इलेक्ट्रॉन ही, इलेक्ट्रॉन का मास m है, वेलोसिटी v है, तो वो जो घूम रही होगी वो किसी रेडियस में घूम रही होगी, किसी सर्कल के दायरे में घूम रही होगी, उसका रेडियस r होगा। तो यहाँ पर mv तो मोमेंटम होता है, अभी हमने पढ़ा मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोमेंटम, सॉरी मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो तो मोमेंटम आता है। लेकिन जब कुछ इस सर्कल में घूम रही हो तो साथ में आप r भी ऐड कर देते हैं, m v एंड r, मास वेलोसिटी एंड रेडियस, दिस इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। सिंपल सिंपल एक बात करूं ना, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, और भाई मोमेंटम ऑफ बॉडी इन सर्कल, सर्कल में जो होता है, बस आपके लिए इतना काफी है। इज इक्वल टू NH/2π, n शो करता है नंबर ऑफ शेल को, h प्लांक कांस्टेंट, 2 एक कांस्टेंट है, पाई भी एक क्या है, कांस्टेंट है, 22 डिवाइडेड बाय 7 या 3.14 गालिबन इसकी वैल्यू होती है। तो ये थर्ड पॉइंट था, वो क्या, लास्ट पॉइंट था, 6 पॉइंट, वो क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ और सिर्फ उस ही ऑर्बिट में घूम सकते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr इज इक्वल टू NH/2π, यानी ये एंगुलर मोमेंटम बराबर इस एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट वो पॉसिबल है, उस ऑर्बिट में वो घूमता है, अदरवाइज वो घूमता नहीं है। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।